हेलो दोस्तों, हेलो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का सुपर स्काई क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट हमने 9 कंप्लीट करा दिए हैं। आ जाइए, सारे लोग जुड़ जाइए, बहुत ही अच्छी बात है। सारे लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। यूपी होमगार्ड का ये जो बैच है, बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन यहाँ से कराएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। सिलेबस आप लोगों को पता है क्या क्या इसमें आने वाला, तो सारे सिलेबस के सारे क्वेश्चन आपके लिए कराएंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, ये आपको याद रखना है। लेकिन उसके लिए कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना है, कंटिन्यू आपके लिए पढ़ते रहना है, ये आपको याद रखना है। तो बगैर देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली। तो देखो, इसका मैं आपको बता दूं, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी, वो की गई थी कलकत्ता में। कब की गई थी? ये 1774 में की गई थी। 1774 में, 1774 में की गई थी, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी मैंने आपको पहले बताया था, ये क्वेश्चन आ गया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1773, 1774, 1784, 1858। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1774। 1774 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो हो गई थी कलकत्ता में, लेकिन कलकत्ता से दिल्ली के लिए स्थानांतरण कब हुआ था ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय? तो 28 जनवरी 1950 को, 1950 को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। दिल्ली स्थानांतरण हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है उसमें कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ था? तो हुआ था 28 जनवरी 1950, यानी संविधान लागू होने के 2 दिन बाद। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम से मिला था? देखो, पहले हम लोगों के लिए बहुत कुछ अधिकार नहीं थे, बिल्कुल धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ाया गया। हम लोग मेहनत करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, आगे बढ़े, हमें अधिकार मिले। अधिकार मिलते नहीं, वो छीनने पड़ते हैं, आपको याद रखना है। उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर आप यूपी होमगार्ड का एग्जाम दोगे तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफल होगे, ऐसे सफल नहीं हो पाओगे। ये आपको याद रखना है। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट स्टार्ट कब हुआ था? 1793 से स्टार्ट हुआ था। 1793 से 1813, 1833 और 1853, ये आपको याद रखना है। चार्टर एक्ट स्टार्ट हुआ था 1793 से लेकर 1853 तक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब मिली थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब मिली थी? 1858, 1861, 1892, 1909। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892 में मिली थी। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो मिली थी 1892 में मिली थी। 1892 में मिली थी, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय कब बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय कब बनाया गया था? 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1935, 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 अधिनियम, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय, द्विसदनीय कब बनाया गया था? तो बनाया गया 1919 में, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है।
भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 1919, 1935, 1947, 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। देखो 1935 जो हमारा भारत शासन अधिनियम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से अप्रोक्सीमेटली 70 से 75% हमारा संविधान से कानून लिए गए, संविधान बनाया गया उसी से बनाया गया। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? बहुत ही अच्छा, एकदम प्रीमियम शानदार क्वेश्चन। आप शांति से पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन को ना माइंड में सेट कर लेंगे, कभी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। क्वेश्चन के लिए पढ़ो, दिमाग में सेट कर लो, बाहर नहीं निकलेगा, ये आपको याद रखना है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। 1935 ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 अधिनियम, ये आपको याद रखना है। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव किसने दिया था? कांग्रेस, कैबिनेट मिशन, मुस्लिम लीग, क्रिप्स मिशन। तो इसका राइट आंसर है क्रिप्स मिशन ने दिया था, क्रिप्स मिशन ने दिया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा, ये आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन द्वारा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का आधार क्या था? क्षेत्रफल, कर, जनसंख्या, धर्म। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है ये। राइट आंसर इसका जनसंख्या हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का आधार क्या था? वो था जनसंख्या। 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य हुआ करते थे, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन आगे जो मैंने अभी बताया, संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का अनुपात क्या था? जो अनुपात था वो आपका था 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। ये जो आपका अनुपात था संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का अनुपात जो था वो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? जनता द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, वायसराय द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभा द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, ये आपको याद रखना है। ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन भी आएंगे, ये आपको याद रखना है। ये सोच रहे हो कहां से पढ़ा रहे। 1946 की अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग का दायित्व किसके पास था? 1946 की अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग का दायित्व किसके पास था? तो रक्षा कौन कर सकता है? जिसके पास बल होगा वो रक्षा कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर बलदेव सिंह हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये राष्ट्रमंडल एवं विदेश मंत्री ये आपको याद रखना है। ये आपको याद, सरदार पटेल क्या थे? सरदार पटेल थे गृह मंत्रालय,
गृह मंत्रालय, एवं सूचना प्रसारण, सूचना प्रसारण। लियाकत अली वित्त मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जब भारत आजाद हुआ था, पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली। अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पीटी नेहरू। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए 1927 में किस आयोग का गठन किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए 1927 में किस आयोग का गठन किया गया था? नेहरू आयोग, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, बटलर कमीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन किया गया था। किसका किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी राइट आंसर है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? वो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्वेश्चन तो बेसिक से आएंगे लेकिन वो आपको फंसाएंगे, लेकिन वो आपको फंसाएंगे। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन दे देगा कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको राज्य पता होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। कौन कौन से राज्यों से? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से, नंबर 3 असम से, सॉरी राजस्थान से, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 पश्चिम बंगाल, नंबर 6 त्रिपुरा, नंबर 7 मिजोरम, नंबर 8 छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि राज्य है आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसमें 3 दे देंगे, 1 नहीं देंगे, इसमें 3 दे देंगे, 1 नहीं देंगे। ये आपको याद रखना है। तो ये आपको 8 याद करने हैं। सिंपल से आप 2 बार याद करोगे, लिखोगे, याद हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन भाई आ गया जो मैंने अभी पढ़ाया था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे मन के, देखो मैं आपको बता रहा हूं। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है? कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। झारखंड मैंने अभी बताया था गुजरता है, गुजरात गुजरता है, राजस्थान गुजरता है, ओडिशा नहीं गुजरता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली अक्षांश कौन सी रेखा है? ये आपको याद रखना है। कौन सी रेखा? ये आपको याद रखना है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अटलांटिक वृत्त। ये आपको याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, वो है कर्क रेखा। ये आपको याद रखना है, कर्क रेखा आपको याद रखना है। भारत का आकांक्षीय विस्तार क्या है? 6 डिग्री 4 उत्तरी, 38 डिग्री 6 उत्तरी। ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा।
8 डिग्री 4 उत्तरी 37 डिग्री 6 उत्तरी, 8 डिग्री 4 दक्षिणी 37 6 उत्तरी, और ये आपका 10 डिग्री उत्तरी 35 डिग्री उत्तरी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी 37 डिग्री 6 उत्तरी। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 उत्तरी 37 डिग्री 6 उत्तरी, ये आपको याद रखना है। भारत का देशांतर विस्तार क्या है? भारत का देशांतर विस्तार क्या है? 60 डिग्री पूर्वी 100 डिग्री पूर्वी, 66 डिग्री पूर्वी 98 डिग्री पूर्वी, 68 डिग्री पूर्वी 97 डिग्री 25 पूर्वी, 70 डिग्री पूर्वी 90 डिग्री पूर्वी। ये आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्वी 97 डिग्री 25 पूर्वी। ये आपको याद रखना है। भारत का देशांतर जो विस्तार होगा उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन नंबर। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो आपका है वो गोमोर्ता गुजरात, जिसे गुजरात में है गोमोर्ता, और पूर्वी बिंदु किबथू अरुणाचल प्रदेश में है के बीच समय का अंतर का भाग जो है वो कितना है? तो सबसे पश्चिम में ये है गोमोर्ता जो कि गुजरात में है। ओके, जो कि गुजरात में है। सबसे पूर्व जो बिंदु है वो किबथू है, वो किबथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। तो ये है आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण है आपका, ये आपको याद रखना है। ओके, तो आपका गोमोर्ता है वो पश्चिम में गुजरात, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इसके जो समय सूर्य उदय जो होता है उसके समय अंतराल का कितना भाग है, ये वो क्या कितना लगभग कितना अंतर है? तो उसका होगा 2 घंटे अंतर, 2 घंटे। वो कैसे होगा? सुबह अगर 5 बजे सूर्य उदय होंगे वो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देंगे सुबह 5 बजे, तो गुजरात में दिखाई देंगे 7 बजे। ये आपको याद रखना है क्योंकि गुजरात सबसे पश्चिम में है, गुजरात सबसे पश्चिम में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा IST किस देशांतर पर आधारित है? किस देशांतर पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान के निकट से गुजरती है? वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है मिर्जापुर। भारतीय मानक समय रेखा वहीं से मापी जाती है, वहीं से होकर गुजरती है। ये आपको याद रखना है। ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ क्लास में। आप जब क्लास देखेंगे आपको याद, जिसने क्लास देखे होंगे उसको पता चल गया होगा कि ये क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर मिर्जापुर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, डेली 50 क्वेश्चन कराएंगे। डेली 50 क्वेश्चन बहुत होते मेरे भाइयों, बहुत होते 50 क्वेश्चन। बस उनको आप मन से पढ़ लो, 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं, उनको आप मन से पढ़ लो, उनको ऐसे पढ़ लो कि वो बाहर नहीं जाने चाहिए आपके दिमाग से। तो आपके दिमाग से पेपर का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है? तो ग्रीनविच मध्य क्या है? ये ग्रीनविच मध्य क्या है सर? ये क्या है? ये तो मुझे पता ही नहीं सर, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो इंग्लैंड में लंदन का जो समय है वो ग्रीनविच मध्य बोला जाता है। और भारतीय मानक समय तो उसका अंतराल कितना है? वो है 5.5 घंटे। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, वो 5.5 घंटे है। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ सपोज दैट हमारे यहाँ बजे हैं 10, मॉर्निंग के 10 बजे हैं, तो वहां बजे होंगे 5, 4:30 बजे होंगे वहां के, मॉर्निंग के 4:30 बजे होंगे। ये आपको याद रखना है, 5.5 घंटे का डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है। पहला स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किस देश का है? पहला स्थान
रूस का है, रूस का, ये आपको याद रखना है, रूस का है। रूस का पहला स्थान है देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछें तो हमारा भारत सबसे आगे हो गया। अब हमारा भारत सबसे आगे हो गया जनसंख्या की दृष्टि में। पहले हमारा चीन जो था, हमारा भारत 2 नंबर पे था, चीन पहले नंबर पे था। 2022 के अकॉर्डिंग हमारा भारत जनसंख्या में सबसे आगे हो गया, ये आपको याद रखना है। क्योंकि पहले की जो आपके पास बुक्स होंगी उसमें लिखा होगा जनसंख्या के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे क्या है, तो चीन दिया होगा, भारत दूसरे नंबर पे होगा, वो आपको थोड़ा इग्नोर करना है। उसका राइट आंसर वहां पे 1 कर देना। जनसंख्या की दृष्टि पे भारत का पहला स्थान हो गया, ये आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना, लगभग कितना परसेंट है? ये आपका वही रहेगा, सेम हमेशा वही रहेगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा। हो सकता है भगवान ना करे कभी कुछ जैसे कि विभाजन हुआ था, अगर ऐसा कभी होगा तो हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी। तो 2.4% इसका राइट आंसर होगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के जो है वो 2.4% है, ये आपको याद रखना है। 28 क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, केप कोमोरिन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी बिंदु है सबसे इंदिरा पॉइंट, दक्षिण यहाँ पे इसका है सबसे इंदिरा पॉइंट, ये आपको याद रखना है। इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार, यहाँ पे 2 चीजें हैं, ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी वाला भाग है, ये आपको याद रखना है। और इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पर स्थित है, तभी तो दक्षिणी पॉइंट है वो, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ये मैंने शायद आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। भारत का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? चंबल, सोनभद्र, झांसी, बालघाट। राइट आंसर इसका हो जाएगा सोनभद्र। किससे किससे करता है? नंबर 1 बिहार से करता है, बिहार से करता है आपका। नंबर 2 झारखंड से करता है, झारखंड से करता है। नंबर 3 मध्य प्रदेश से करता है, मध्य प्रदेश। और नंबर 4 छत्तीसगढ़ से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, ये आपको याद रखना है। 4 राज्यों से के साथ सीमा स्पर्श करता है ये। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? प्रीमियम क्वेश्चन है ये मेरा भाई, प्रीमियम क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लो आप, इंपॉर्टेंट में डाल लो आप, इंपॉर्टेंट में डाल लो। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? वो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ये आपको याद रखना है। भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1950, 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। 1950 में भारत की योजना आयोग की स्थापना हुई थी, 1950 में हुई थी। 1950 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1947, 1950, 1951, 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संविधान लागू होने के 1 साल बाद 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था, संविधान लागू हुआ था 1950 में, और हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी वो स्टार्ट हुई थी 1951 से, ये आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाइयों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, क्वेश्चन आपको ऐसे ही पेपर में ज्यों के त्यों रखे मिलेंगे, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन रखे मिलेंगे।
वो आप पढ़े लिखे होगे, उसको दोबारा पढ़ा होगा, 3 बार आपने पढ़ा होगा, उसके लिए आप स्किप नहीं करोगे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आप दन्नाटे से लगाओगे, क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में आंसर आ जाएगा। आप नहीं पढ़ोगे, 2 बार नहीं पढ़ोगे, 3 बार नहीं पढ़ोगे, आप नहीं कर पाओगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में हुई थी। 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ये आपको याद रखना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, एक्सिस बैंक। कुछ लोगों को इसका आंसर पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिस लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, ये आपको याद रखना है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई, योजना आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। कुछ लोग इसका वित्त मंत्रालय लगाएंगे, मुझे पता है, कुछ लोग इसका वित्त मंत्रालय लगाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 37, जीडीपी का संबंध किससे है? जीडीपी का संबंध किससे है? जीडीपी का संबंध किससे है? केवल कृषि उत्पादन से, केवल उद्योग से, देश के कुल उत्पादन से, केवल सेवा क्षेत्र से? तो इसका राइट आंसर हमारी जीडीपी होती है, देश के कुल उत्पादन से ही होती है जीडीपी। वो बढ़ेगी तो देश के कुल उत्पादन से ही बढ़ेगी, वो घटेगी तो देश के कुल उत्पादन से ही घटेगी। देश के कुल उत्पादन, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? उद्योग, सेवा, कृषि, खनन। उद्योग, सेवा, कृषि, खनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि राइट आंसर। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? वो होता है कृषि से। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्जिन कुरियन, नॉर्मन बोरलान, सी सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? वो पड़ा है गेहूं पर। गेहूं पर पड़ा है, वो पड़ा है गेहूं पर। ये आपको याद रखना है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। क्वेश्चन 41, भारत में रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? भारत में रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर, फरवरी मार्च। तो रबी फसल होती क्या है मेरे भाई? सर सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता रबी फसल होती क्या है, इसकी बुआई कब की जाती है। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर। कौन कौन सी होती है रबी फसल? तो रबी फसल कौन कौन सी होती है? नंबर 1 वो आपकी हो जाएगी गेहूं, गेहूं, सरसों, सरसों हो जाएगी, चना हो जाएगा, मटर। ये आपको याद रखना है, ये आपकी रबी फसलों में आती है। इसकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है। खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? तो खरीफ फसल में क्या आता है आपका? खरीफ फसल में आपका जो धान होता है, चावल, वो खरीफ फसल में आता है। इसकी जो कटाई की जाती है सितंबर से अक्टूबर के महीने में की जाती है। सितंबर से अक्टूबर महीने में की जाती है। अब बची आपकी जायद फसलें। जायद फसलें आपकी बची, वो तो आपको पता होगा, तरबूज खरबूज होता है। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गेहूं, चावल, कपास, मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास नकदी फसल है। ये नकदी फसल है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फिश प्लस राइस।
याद आया? भारत को भूगर्भीय संरचना के आधार पर मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? भारत को भूगर्भीय संरचना के आधार पर मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक, लघु हिमालय, हिमाद्री बृहद हिमालय, पीर पंजाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री बृहद। बृहद मीन्स ग्रेट हिमालय होता है, ये ग्रेट हिमालय होता है, ये आपको याद रखना है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? वो आपकी हो जाएगी 6100 मीटर, वो आपकी हो जाएगी 6100 मीटर, ये आपको याद रखना है। बृहद हिमालय जो कि ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय जो है, उसकी ऊंचाई वो है 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, अरावली पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अरावली पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? नवीन बलित पर्वत, ब्लैक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अरावली पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी की है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी की है। अरावली पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी की है। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 50 क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आयनोमुड़ी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आयनोमुड़ी, 26 से 95 मीटर की आयनोमुड़ी सबसे ऊंची चोटी आयनोमुड़ी, ये आपको याद रखना है। मीटर किस राज्य में स्थित है? वो किस राज्य में स्थित है? वो केरल राज्य में स्थित है। वो केरल, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आयनोमुड़ी किस राज्य में स्थित है? वो है केरल राज्य में। तो हम अपना क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे क्वेश्चन 50 कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर नंबर 10 के। कल आपको चैप्टर नंबर 11 लेके आएंगे, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन होंगे। सुपर स्काई क्लासेस सुपर टीचर्स के साथ जुड़े रहिए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा, यहाँ से बाहर नहीं आएंगे क्वेश्चन, ज्यों के त्यों क्वेश्चन आपको रखेंगे मिलेंगे। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।